Hello students, this is Rajat Ahuja, your physics mentor. Welcome to the YouTube channel of Sky Quota Academy. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, आपको याद होगा कि मैंने कुलम्स लॉ आपको बहुत डिटेल्स में बताया था। कुलम्स लॉ के फॉर्मूले को भी हम लोगों ने देखा था और कुलम्स लॉ के बेस पे हम लोगों ने क्या किया था, एप्सिलॉन नॉट भी देखा था। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। साथ में हम लोगों ने 1 कूलम को डिफाइन किया था बेस्ड ऑन दी कुलम्स लॉ। आज हम लोग क्या करेंगे, इसी सीरीज में हम लोग कुलम्स लॉ के बेस पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ये न्यूमेरिकल आप मान के चलिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो आपको आज समझना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल से। तो आपके सामने में ये न्यूमेरिकल दिख रहा होगा, तो एक बार रीड डाउन करता हूं। 2 इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर्स A and B have their centers separated by a distance of 50 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट, सबसे पहली चीज आपको एक चीज याद रखनी है कि कभी भी आप कोई भी न्यूमेरिकल बनाते हो तो उसको आप सबसे पहले क्या करेंगे कि डायग्राम के फॉर्म में पोर्ट्रे करेंगे। ये पहला रूल होना चाहिए ताकि आप गिवन भी उसी में लिख सकते हैं। तो अपन एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस फिर कि यहाँ पे 2 स्फीयर्स की बात करिए कि 2 चार्ज स्फीयर है। पहला स्फीयर है A और दूसरा स्फीयर है B। दोनों कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो मैं डिस्टेंस को से R से रिप्रेजेंट करता हूं, तो 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से सेपरेटेड है। इसके अलावा क्या बोला है, डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। साथ में क्या बोला, व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन ऑफ द चार्ज ऑन ईच इज 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो मैं ये ले लेता हूं कि पहले वाले का चार्ज कितना है, +6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। नेचुरली प्लस ही होगा क्योंकि दोनों में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। साथ में सेकंड वाला भी कितना हो जाएगा, +6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो दोनों में इक्वल चार्जेस हैं। इसके अलावा आपको क्या बोला है, पहले तो हमको क्या बोला है कि फर्स्ट पार्ट में आपको फोर्स निकालना है दोनों के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। पहले एक चीज और देख लीजिए, 50 सेंटीमीटर में दिया तो हमको इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, तो उसको हम लोग 0.5 मीटर भी यहाँ पे लिख सकते हैं ताकि बाद में गलती ना हो। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जो कि आपको कुलम्स लॉ के बेस पे ऑलरेडी मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्मूला, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आपको ये भी पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁹, जिसको आप K भी लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, कैपिटल K, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी बोले थे। तो 9 इंटू 10⁹, Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे 6.5 इंटू 10⁻⁻7। अगेन कितना हो जाएगा, 6.5 इंटू 10⁻⁻7 होल अपॉन 0.5 का स्क्वायर। तो मैं चाहूं तो 0.5 को इंटू 0.5 भी लिख सकता हूं क्योंकि स्क्वायर बोल रहा है, तो चल जाएगा। अगर हम इसको कैंसिल करना चाहें तो 0.5 को 6.5 से कैसे कैंसिल करूंगा, इट विल बी 1.3 एंड फर्दर इट विल अगेन बी 1.3। तो कितना 1.3 इंटू 1.3 कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1.69 और ये हो जाएगा इंटू 9। अब ये 10⁹ है, ये 10⁻9 है, ये 10⁻⁻7 है, ये 10⁻⁻7, तो -7 -7 -14 हो जाएगा और +9 है, तो ये कितना आ जाएगा 10⁻14 और 9 करेंगे तो अपन कितना आ जाएगा -5। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये ऑन एंड अराउंड अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो कितना आने वाला है, 9 9 जाए, अगर हम देखें ये 81, जिसको हम और अप्रोक्सीमेट करते हैं तो ये आ जाएगा 1.521 को मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्टली इतना ले रहा हूं 1.5 इंटू 10⁻, अगर हम देखें ये पावर चले जाएगी तो आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन आया दोनों चार्जेस के बीच में। तो मेरे ख्याल से पहला पार्ट तो बहुत इजी था, डायरेक्टली कुलम्स लॉ लगाया और हम लोगों ने इस फॉर्मूले का यूज करके इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन का वैल्यू निकाल लिया। अब से थोड़ा सा इसी आगे इसी में हम लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ है, द रेडाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। मतलब ये जो हमारे स्फीयर्स हैं, इसका जो रेडाई है ये बहुत नेग्लिजिबल है, इसका स्मॉल साइज है एज कंपेयर टू ये डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। ठीक है, ये एक आपको एक्स्ट्रा डेटा दिया हुआ है जिसका एसएच अभी फिलहाल यूज नहीं है। ऑल्सो कंपेयर दिस फोर्स विद देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन।
इफ ईच वेज 0.5 kg, साथ में आपको दोनों का मास दिया हुआ है, पहले वाले का मास दिया हुआ है 0.5 kg और दूसरे वाले का भी मास दिया हुआ है कितना 0.5 kg, तो दोनों 0.5 kg है। तो अब इसके बेस पे हमको ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। तो याद करो क्लास 11 ग्रेविटेशन चैप्टर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बेस पे आपको याद होगा फॉर्मूला क्या होता था, दो मासेस के बीच में G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कैपिटल G स्टैंड फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻11। m1 कितना है 0.5, m2 कितना है 0.5 और आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, अगेन इट विल बी 0.5 इंटू 0.5। तो ये कैंसिल हो जाएगा 0.5, तो बचेगा क्या 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अभी हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला और सेकंड पार्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला, लेकिन हमको इसको कंपेयर करने बोला है। ठीक है, कंपेयर करना, जब भी कंपेयर करने बोलता है तो आप एक काम कर सकते हो कि जो भी दो क्वांटिटीज को आप क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, उसका रेशियो ले लो और दिखा दो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हम ये कर सकते हैं बेसिक सा काम। तो हम एक काम करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं, दोनों का रेशियो लेते हैं, किसका, एफ और एफ जी का। तो अगर मैं एफ ई बाई एफ जी लूं जस्ट टू कंपेयर बोथ ऑफ देम, तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻4 होल अपॉन 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूं, वैसे आप देखो ये जनरल एजम्पशन है क्योंकि कंपैरिजन बहुत बड़े लेवल पे होने वाला है। तो इसको अगर मैं 6 मान के चलूं अप्रोक्सीमेटली, तो ये आएगा 4 जा, तो ये आ जाएगा हमारा 0.25 इंटू 10⁻7, क्योंकि -11 -4 है तो ऊपर जाएगा तो +7 हो जाएगा। या इसको ऐसा भी लिख सकते हो 2.5 इंटू 10⁻6। ये जस्ट कंपैरिजन सेट में है, इसकी मतलब क्वांटम वैल्यू इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बस आपको ये बताना चाह रहा था, देखो कि एफ ई अपॉन एफ जी का रेशियो 2.5 इंटू 10⁻6 आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि डेफिनेटली आपको इतना बेसिक तो लॉजिक समझ आ रहा होगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मच 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 ग्रेटर है एज दैट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये प्रूव होता है यहां से, ठीक है। और ऑलरेडी हम इसको क्लास 11th में फिजिकल वर्ल्ड एक चैप्टर था जहां पे 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, जहां पे असेंडिंग ऑर्डर में हम जमाते थे कि कौन सा फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, कौन सा फोर्स सबसे वीकेस्ट होता है। तो वहां पर भी हमको इतना तो बेसिक नॉलेज था कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आपका स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, फिर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर वीक न्यूक्लियर और लास्ट में आता था आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां से भी ये चीज जस्टिफाई होती है। होपफुली आप समझ रहे हो जो मैं बोलना चाह रहा हूं। अब हम आते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है, मैं आपको बताया था। अब सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का क्या बोलता है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर। अब इसमें भी दो पार्ट है। तो पहला पार्ट क्या बोलता है, इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द अबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ्ड। तो अब क्या बोला है, थोड़ा लॉजिक को समझना। इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट का फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है कि अगर ये जो दो स्फीयर्स हैं, ठीक है, अगर इसका चार्ज डबल हो जाए, मान लेते हैं मैं क्यू डैश को मान लेता हूं डबल, दोनों का चार्ज डबल हो जाए और दोनों के बीच की डिस्टेंस जो थी वो आर डैश जो है वो हाफ हो जाए, तो इस केस में जो लगने वाला फोर्स है अब वो क्या होगा। तो अगेन हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, F इज इक्वल टू, आप 1/4πε0 को चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, 1/4πε0 को यहाँ पे K, कैपिटल K भी लिख सकते हो। तो मैं इसकी जगह में लिख दूंगा K, Q1 की जगह में आ जाएगा Q डैश अपॉन आर डैश का स्क्वायर। तो अगर Q डैश की जगह में आप पुट करो क्या 2Q, यहाँ पर भी पुट करो 2Q और यहाँ पे पुट कर दो R/2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4 और R/2 यानी कि R²/4, 4 ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 4 × 4, देन आ जाएगा KQ² अपॉन R²। और आप ऑलरेडी इस KQ² अपॉन R² का आप क्या करते हो, वैल्यू निकाल चुके हो। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपने निकाला था ये एक्चुअल में वही था 1.5 इंटू 10⁻⁴, ये KQ² अपॉन R² की ही वैल्यू है। तो क्या मैं डायरेक्टली यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 16 टाइम्स ऑफ 1.45 इंटू 10⁻⁴। मेन मुद्दा क्या है कि जो फोर्स है वो 16 टाइम्स बढ़ गया है, ठीक है। तो 16 को 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑन एंड अराउंड आएगा 25 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन, जिसको आप चाहो तो 2.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो ये आपका नया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा जब आपका ये चेंज हुआ, कौन, डिस्टेंस और चार्जेस। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ आया कि जब चार्जेस डबल हुए और डिस्टेंस हाफ हुई तो फोर्स भी कैसे चेंज हो गया प्रोपोर्शनेटली।
अब इसी का सेकंड पार्ट क्या है ये भी थोड़ा सा हम देखते हैं, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, बी पार्ट का ही सेकंड पार्ट। तो एक बार हम लोग क्वेश्चन पे चले जाते हैं वापस से, ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो सेकंड पार्ट क्या बोलता है इस क्वेश्चन का, अगर दो स्फीयर जो है वो वाटर में प्लेस्ड है, पहले क्या था वो वैक्यूम में प्लेस्ड था, वाटर में प्लेस्ड है, और वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको दिया हुआ है 80, तो इस केस में फोर्स के साथ क्या होगा। तो याद करो प्रीवियस क्लास में मैं इतना चिल्ला के आपको एक चीज बताया था कि एक फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको डिराइव भी किया था आफ्टर कूलम्स लॉ, कि F मीडियम इज इक्वल टू F वैक्यूम अपॉन K। ही यहां पे जो K है वो कौन सा K है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला K, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना। कैपिटल K स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, बट स्मॉल K स्टैंड फॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और F वैक्यूम हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, वहां पे कितना आया था हमारा 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴, और K की वैल्यू हमको दी हुई है अपॉन 80 कर दो तो ये आपका आ जाएगा। अब चाहो तो उसको क्या लिख सकते हो 15, इसको 15 कर दो या 150 कर दो। यहाँ पे आप 150 करने के बाद इसको क्या कर दो 10⁻⁻6 कर दो अपॉन 80 कर दो, तो ये 0 0 आ जाएगा। तो 8 1 जा 8, बचा कितना 7, देन 8 8 जा 64, ठीक है, बचा कितना 6, तो ये आ जाएगा ऑन एन अराउंड इतना। तो क्या हुआ, मीडियम में रखने से आपका जो फोर्स है वो कम हो गया। पहले आपका फोर्स लग रहा था लगभग कितना 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴, अब आपका फोर्स लग रहा है लगभग 1.87 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप दो चार्जेस को वाटर में रखोगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है, तो वो 80 टाइम्स कम हो जाएगा, और उसका मैग्नीट्यूड आप यहाँ पे देख सकते हो। दिस इज ए प्रूफ। तो होपफुली ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये जो मैं न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व करवाया, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हम क्या आगे बढ़े, अब इसी न्यूमेरिकल का एक बचा हुआ पार्ट कुछ दूसरे तरीके से पूछा गया है, तो हम देखते हैं इसी न्यूमेरिकल का दूसरा पार्ट। तो आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए। सपोज द स्फीयर्स A एंड B इन द एग्जांपल 9, जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया कि एग्जांपल 9 था, इसी क्वेश्चन का आगे का पार्ट है ये, कि सपोज द स्फीयर A एंड B इन द एग्जांपल 9 हैव आइडेंटिकल साइजेस। ये देने का जरूरत क्यों है मैं आपको आगे बताऊंगा कि आइडेंटिकल साइज के बारे में क्यों बोला है। अ थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द फर्स्ट, then brought in contact with the second, and finally removed from both. Now what is the net force of repulsion between A and B? अब थोड़ा इसको समझना, क्योंकि ये समझने वाली बात है। आपको ये याद होगा कि पिछले केस में दो स्फीयर्स थे, एक A स्फीयर था, एक B स्फीयर था, और दोनों r डिस्टेंस से सेपरेटेड थे, हमको याद है। अब ये बोल रहा है एक तीसरा स्फीयर C है जो A के पास लेके गया। दोनों में मैं एज्यूम कर लेता हूं फॉर ए वाइल कि कैपिटल Q चार्जेस हैं, एज्यूम करके चल रहा हूं। अब इनका क्या कहना है कि एक थर्ड अनचार्ज स्फीयर C को मैं A के पास लेके गया पहले, तो मैं मान लेता हूं ये A है, A जिसका चार्ज Q था, और एक C स्फीयर, एक थर्ड अनचार्ज स्फीयर C, इसका चार्ज इनिशियली क्या है 0 है क्योंकि अनचार्ज है, उसके पास लेके गया। तो याद रखना जब भी ऐसा होता है कि हम एक किसी अनचार्ज स्फीयर को किसी चार्ज स्फीयर के पास लेके जाते हैं तो चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट वर्ड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल साइजेस हैं। अगर आइडेंटिकल साइजेस नहीं होता तो शायद नहीं होता, लेकिन अभी इक्वल साइज के हैं दोनों स्फीयर्स, इसलिए जो चार्जेस हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो एवरेज लोगे दोनों का तो कितना आ जाएगा, A वाला हो जाएगा हाफ, B वाला भी, C वाला भी हो जाएगा हाफ। तो कैन आई से दैट कि A का जो चार्ज है वो अब कितना हो गया Q/2, और C का भी जो चार्ज है वो कितना हो गया Q/2। एग्जैक्टली इतना तो हमको बेसिकली समझ आ ही रहा है। अब फर्दर क्या हुआ कि जो B वाला स्फीयर था जिसका चार्ज Q था, उसके पास अब ये जो चार्ज हो चुका वाला स्फीयर है जिसका चार्ज Q/2 है, C वाला, वो वापस लेके लाया गया, तो ये Q/2 लेके गया। तो अब क्या होगा जब C Q/2 जो ऑलरेडी गेन कर चुका था और B में जो Q चार्ज है दोनों को मैं देखूंगा तो इन दोनों का भी एवरेजिंग होगा। तो Q प्लस Q/2 कितना होता है, बेसिक सा मैथ्स है, Q प्लस Q/2 इट इज नथिंग बट 3Q/2, और इसको हाफ कर दोगे 3Q/2 को तो क्या हो जाएगा 3Q/4। तो मेरे ख्याल से इतना बेसिक मैथ्स तो हम सबको आता है। तो जो हमारा B वाला स्फीयर होगा उस पर चार्ज कितना आ जाएगा 3Q/4, प्लस C वाला स्फीयर में भी चार्ज कितना आ जाएगा 3Q/4। तो क्वेश्चन का क्या कहना है कि अब जो A और B स्फीयर ये आपको दिख रहे हैं जिनमें नया चार्ज आ चुका है, इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना है। पहले चार्ज Q था, तो अब ये कैसा दिखेगा,
अब ये कैसे दिखेगा, ये ए स्फीयर हो गया और ये बी स्फीयर हो गया। अब पहले वाले में चार्ज कितना है q/2 और दूसरे वाले में चार्ज कितना है 3q/4। अब दोनों में डिस्टेंस तो वही है, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आया है, सिर्फ चार्जेस में चेंज आया है। तो F इज इक्वल टू आ जाएगा, F' इज इक्वल टू आ जाएगा k, q1 की जगह में पुट कर दो q/2, इसकी जगह में पुट कर दो 3q/4 अपॉन r स्क्वायर। इसको रीअरेंज करो, ये 3/4 और 1/2 बाहर निकल जाएगा, तो आ जाएगा 1/2 इंटू 3/4 इंटू k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारा 3/8 इंटू k क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और पिछले क्वेश्चन में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। और वो कितनी थी, कितना आया था फोर्स आपका 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे 3/8 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3/8 से मल्टीप्लाई करने से क्या फायदा होगा, तो इसको 15 कर लो और ये 8 कर लो, तो ये हो जाएगा 15/80, तो ये हो जाएगा 45/80, है ना। एक जीरो और ले लो, इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा ये। तो आ जाएगा हमारा 8 5 जा, फिर 8 6 जा, फिर 8 2 जा, तो ये आ जाएगा हमारा 5.62 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। तो ये हमारा आएगा फोर्स। तो जब मैं थर्ड स्फीयर को पहले ए के पास लेके गया, बी के पास लेके गया, तो चार्जेस चेंज हो गए। चार्जेस चेंज होने के बाद जो फाइनल फोर्स का क्वांटम निकल के आया वो आया 5.62 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए दोनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के पार्ट हैं, लेकिन ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप खुद से देखिए कि इसका कितना ज्यादा, मतलब आप समझ सकते हो कि इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये आपको आगे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें ये कंसेप्ट यूज कहीं ना कहीं होने वाला है, ठीक है। तो अब हम जाएंगे आज के थर्ड क्वेश्चन में। आज का जो लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं वो आपके सामने है। ये भी एक अलग वैरायटी का क्वेश्चन है कूलम्स लॉ के बेस पे। तो हम देखते हैं कि टू आइडेंटिकल चार्जेस Q ईच आर केप्ट एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम ईच अदर। तो जो बोल रहे हैं हम उसको कर देते हैं कि दो आइडेंटिकल चार्जेस है। मैं मान लेता हूं ये फर्स्ट चार्ज है, ये सेकेंड चार्ज है, जिसका Q वैल्यू है, आइडेंटिकल चार्जेस आर केप्ट एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम ईच अदर। तो मैं मान लेता हूं दोनों कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है, R डिस्टेंस से सेपरेटेड है। एक थर्ड चार्ज Q, स्मॉल q को हम लोग क्या किए, प्लेस किए इन द लाइन जॉइनिंग द अबो चार्जेस सच दैट ऑल द चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो किसी थर्ड चार्ज को आप कहीं पे भी प्लेस कर दिए। मैं एज्यूम करता हूं कि एक थर्ड चार्ज स्मॉल q को मैं किस डिस्टेंस पे प्लेस किया, किसी एक एंड से मैं मान लेता हूं x डिस्टेंस पे प्लेस किया। तो नेचुरल सी बात है टोटल डिस्टेंस r है, तो बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r माइनस एक्स फ्रॉम द अदर एंड। तो ये q चार्ज को मैंने कहां पे प्लेस किया, किसी भी एक पोजीशन में। जैसे मैं ये वाली पॉइंट को मान लेता हूं a, ये वाले पॉइंट को मान लेता हूं b, और जिस पोजीशन में मैंने उसको पुट किया वहां पे मान लेता हूं c। तो c पॉइंट में मैंने q को प्लेस किया। तो हमको निकालना क्या क्या है कि ये q की पोजीशन निकालना है। पहले तो हमको x निकालना है, मान लेते हैं। दूसरा q की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू भी निकालनी है और साइन भी निकालना है। आप इसको ऐसे ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो, q की वैल्यू भी निकालनी है, साइन भी निकालना है। तो अब q स्मॉल q को कैपिटल q के टर्म्स में निकालना है एट द एंड ऑफ द डे। ये बताना चाह रहा हूं आपको। बड़े क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है, ट्रिकी है। मेरा पहला क्वेश्चन ये आता है आपके ऊपर कि अगर मैं इसको पॉजिटिव लूं कि निगेटिव, तो ये थोड़ा सा चेक करने वाली बात है। तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा अलग कलर से समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे लिए और इजी हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं समझना, है ना। तो पहले एक काम करता हूं कि अगर मैं इस पर्टिकुलर चार्ज को, क्या आप समझ पा रहे हैं जो मैं बोलना चाह रहा हूं, कि अगर मैं इस पर्टिकुलर बीच में रखे हुए चार्ज को अगर मैं पॉजिटिव लेता हूं, तो पॉजिटिव लेता हूं, ऑलरेडी ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो क्या होगा, इस पर्टिकुलर चार्ज Q पे इस वाले Q के कारण रिपल्सिव फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और इस पॉजिटिव पे इस पॉजिटिव के कारण रिपल्सिव फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे तो वो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। और नेचुरल सी बात है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स लगाएंगे तो आई कैन से दैट दे आर इन इक्विलिब्रियम। मेरे ख्याल से आप एग्री करते हो, इक्विलिब्रियम मतलब स्टेबल कंडीशन। अब अगर मैं यही पॉजिटिव मानूं, यहां पे ये वाले केस में देखता हूं कि ये चार्ज जो है, ए पे रखा चार्ज क्या इक्विलिब्रियम में है। तो देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव के कारण रिपल्सिव फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। और इसी पर्टिकुलर Q ए पे रखे Q चार्ज पे, इस B पे रखे Q चार्ज पे जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा वो भी इधर लगेगा। तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, स्टेबल कंडीशन नहीं है, इक्विलिब्रियम में नहीं आ रहा है।
ऑन दी अदर हैंड अगर इस पॉजिटिव पे देखो तो यहां पर भी इधर जा रहा है और इसके कारण भी इधर जा रहा है, तो यहां पर भी स्टेबल कंडीशन नहीं है। तो इसका मतलब एक चीज मैं बोल सकता हूं कि ये जो बीच पे रखा चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज नहीं है, बीच पे रखा चार्ज पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो कौन सा चार्ज होगा, तो इस बार आप देखते हैं दूसरे कलर से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं इस पर्टिकुलर चार्ज को निगेटिव ले लेता हूं, अगर इसको मैं माइनस क्यू मान के चलूं तो क्या होगा, अगर मैं इसको माइनस क्यू मान के चलता हूं तो माइनस क्यू पे ये वाले चार्ज पॉजिटिव रखे चार्ज के कारण अट्रैक्शन का फोर्स होगा, तो एक इधर जाएगा इधर, और ये वाले पॉजिटिव चार्ज के कारण अट्रैक्शन का फोर्स होगा इधर, तो अगेन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये स्टेबल कंडीशन हो सकती है। अब फर्दर आते हैं बी वाले पे। बी वाले पे अगर देखूं मैं इस माइनस के कारण, इस बी वाले पे इस माइनस के कारण फोर्स का डायरेक्शन किधर है, इधर, लेकिन बी वाले पे इस ए वाले पे के कारण जो रखे हुए चार्ज के कारण अगर डायरेक्शन होगा उधर, मतलब यहां भी स्टेबल हो सकता है। सिमिलरली अगर मैं यहां पे देखूं ए पे रखे चार्ज पे इस माइनस क्यू चार्ज के कारण जो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा वो लगेगा राइट साइड में, और इसी ए पे रखे कैपिटल क्यू पे बी पे रखे कैपिटल क्यू के कारण जो लगेगा वो इधर लगेगा, तो अगेन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्टेबल। इसका मतलब यहां से एक चीज तो प्रूव होती है कि जो सी पे रखा चार्ज है वो माइनस होने वाला है। क्लियर है? अब पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि ये एक्स की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आपको मैं बता देता हूं कि जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन दिस स्मॉल क्यू चार्ज विच इज प्लेस्ड एट सी, तो ए सी, फोर्स ऑन ए सी, यानी कि फोर्स बिटवीन कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू इज इक्वल टू फोर्स बी सी, मतलब बी पे रखा कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के कारण, तो दोनों बराबर होने चाहिए तभी जाके इक्विलिब्रियम में आएगा। तो अगर एफ ए सी की वैल्यू लिखूं तो क्या आ जाएगा, के क्यू1 की जगह मैं पुट कर देता हूं कैपिटल क्यू और इसमें लिख देता हूं स्मॉल क्यू। साइन नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम डायरेक्शन फोर्स का ले चुके हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पे साइन नहीं लेंगे क्योंकि ये इक्वेट ही उसी तरीके से किया गया है, साइन को कंसीडर करते हुए, ये हम माइनस लेते हुए ये डायरेक्शन साइन का लिए हैं, तो डायरेक्शन हम ऑलरेडी ले चुके हैं, इसलिए हमको यहाँ पे साइन कंसीडर करने की जरूरत नहीं है इस इक्वेशन के लिए। तो ये आ जाएगा के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा के क्यू क्यू अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि इधर की डिस्टेंस आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सही है? तो ये आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू आर माइनस एक्स, ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू आर, और x इज इक्वल टू आ जाएगा r/2। तो ये हमारा पहला चीज निकल गया कि r/2 डिस्टेंस पे प्लेस्ड रहेगा, तब जाके ये क्या होगा, तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में आएंगे। अब हमको निकालना है चार्ज। सो हाउ टू कैलकुलेट द चार्ज, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। टू कैलकुलेट द चार्ज, व्हाट शुड आई डू? चार्ज को निकालने के लिए मैं अब क्या करता हूं, किसी भी दो पेयर ऑफ फोर्सेस को ले लेता हूं। मैं मान लेता हूं कि यहां पे स्टेबल होने के लिए क्या होना चाहिए, ए पे रखे चार्ज पे सी पे रखे चार्ज के पे लगने वाला फोर्स हैज टू बी इक्वल टू ए पे रखे चार्ज पे बी पे रखे चार्ज का फोर्स इक्वल होना चाहिए। कैन आई से दैट ए सी और ए बी, इसको ए बी ले लेते हैं, हैज टू बी इक्वल। तो ए और सी के बीच में क्या आ जाएगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगेन मैं साइन कंसिडर नहीं करना है, आपको बता देता हूं क्योंकि साइन हम ऑलरेडी ले चुके हैं। और इधर क्या आ जाएगा, के ए बी पे रखे मतलब कैपिटल क्यू है, ये भी है कैपिटल क्यू है, तो आ जाएगा के कैपिटल क्यू अपॉन, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन रहेगा, ये डिस्टेंस आर नहीं है, हम अभी निकाल के लाए हैं r/2 है, तो इसको r/2 का होल स्क्वायर कर देना। ठीक है, क्यों r/2 है, क्योंकि अभी हम लोग r/2 निकाले हैं इस एक्स की डिस्टेंस को, तो थोड़ा सा आप इसको करेक्ट कर लेना। हम आगे जाते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्यू एक बार क्यू कैंसिल को हो जाएगा, ये क्यू एक क्यू कैंसिल हो जाएगा, के कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 4 ऊपर चले जाएगा, तो ये आ जाएगा 4q इज इक्वल टू क्यू, देन q इज इक्वल टू q/4। तो ये हमारा वैल्यू निकल के आया q का q/4, और इसका साइन क्या आएगा, तो अब यहां पे आप साइन पुट करोगे निगेटिव, तो आप कह सकते हो q इज इक्वल टू आया -q/4, क्योंकि हम साइन को अलग से आपको दिखा चुका हूं। सो दिस इज दी वैल्यू। इस तरीके से हमको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या बोला था क्वेश्चन, एक बार जल्दी से रिपीट करते हैं कि दो चार्जेस
आइडेंटिकल चार्जेस किसी r डिस्टेंस पे प्लेस्ड हैं तो कहाँ पे थर्ड चार्ज को रखे कि तीनों सिस्टम ऑफ चार्जेस इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो मैंने x डिस्टेंस माना लेफ्ट हैंड साइड के चार्ज से, तो राइट हैंड साइड के चार्ज से कितना हो जाएगा r माइनस एक्स। फिर मैंने चार्जेस को देखा कि अगर मैं पॉजिटिव चार्ज लेके देखता हूँ तो पॉजिटिव चार्ज लेने से बीच वाला तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, लेकिन आजू बाजू वाले जो राइट एंड लेफ्ट वाले वो नहीं आ रहे थे। फिर माइनस लिया तो तीनों केस में सेटिस्फाई हो रहा था। ये ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये आपको बता रहा था कि हाँ अगर माइनस क्यू चार्ज लूंगा तो तीनों सिस्टम हमारे इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। फिर उसको लेते हुए एफएसी एफबीसी को इक्वेट करते हुए, दोनों फोर्सेस को इक्वेट करते हुए मैंने एक्स की डिस्टेंस निकाली, एक्स की वैल्यू कितनी है r/2। फिर चार्ज निकाला किसी भी दो पेयर को लेते हुए, चाहे ए और सी के बीच में रखे हुए, ए और सी पे लगने वाला फोर्स और ए और बी पे लगने वाले फोर्स को इक्वल मानते हुए मैंने यहाँ पे चार्ज की वैल्यू निकाली और चार्ज की वैल्यू कितनी निकल के आई हमारी, स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल Q/4 विद ए नेगेटिव साइन, क्योंकि हम नेगेटिव साइन अलग से दिखा चुके हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चंस बनेंगे। होपफुली जो आज के तीनों क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं अलग अलग वेराइटीज के, ये तीनों क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे और ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हैं, तो प्लीज आप जाके एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।